नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। आइए बता दें आपको सबसे पहले कि क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। अगस्त 2018 के बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई में ऐसे में कैसे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें और कहां पर आपको मुनाफा मिल सकता है, ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से आज। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए बना 5 वर्ष तक डेटा रखने का नियम, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर टैक्स के बाद सीईआरटी की उन पर जो नकेल कसी है उसका आप पर क्या असर पड़ेगा, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। साथ ही साथ बाय नाउ पे लेटर, इसके जरिए खरीदारी में कितनी समझदारी है, जानिए ये फायदे का सौदा है या सिर्फ इससे खर्च बढ़ेगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना एक संतुलित पोर्टफोलियो बना सकते हैं। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े अपने सभी सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9619873567। आप व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और महंगाई का जोरदार झटका सीधे ब्याज दरों पर पड़ा है। आरबीआई ने अचानक रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर सबको चौंका दिया है। आरबीआई की एमपीसी ने इमरजेंसी बैठक करके सर्वसम्मति से रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। एमपीसी मीटिंग के फैसले का ऐलान गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। आरबीआई ने रेपो रेट के साथ साथ सीआरआर में भी बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब रेपो रेट बढ़कर 4.40 हो गई है और सीआरआर बढ़कर 4.5% हो गई है। इसका आपके लिए क्या मतलब है, आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे आज के खास मेहमान। बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि जब आरबीआई इस तरह दरें बढ़ाता है, काफी लंबे समय के बाद उन्होंने बढ़ाई हैं, उन्होंने कहा है कि काफी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। कैसे एक आम निवेशक के पोर्टफोलियो पर उसका इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना तो एक्सपेक्टेड था, बट सडनली मतलब एक बाय मंथली पॉलिसी के अलावा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर वो बढ़ाया गया, थोड़ा वो सरप्राइजिंग रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि निवेशकों के पोर्टफोलियो पर या तो हम बात करें स्पेशली डेट पोर्टफोलियो की, उस पर डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। उसके अलावा आपके लोन पर फर्क पड़ेगा और साथ ही उसके अलावा इक्विटी पोर्टफोलियो पर भी इसका असर पड़ेगा, जो हमने आज ऑब्जर्व भी किया मार्केट में कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा गया। तो हम स्पेशली क्योंकि जब भी रेट बढ़ते या घटते हैं तो देखते हैं कि डेट मार्केट पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है। और यहाँ पर हमने देखा कि यील्ड, आज बॉन्ड यील्ड जो है वो काफी बढ़ गई, 7.22 पर बॉन्ड यील्ड आ गई। 10% जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, 10 ईयर्स वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड, तो ये काफी बढ़ गई है। अब ऐसे में निवेशकों को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव करने की भी जरूरत है। और क्योंकि काफी समय से डेट फंड्स के जो रिटर्न्स थे वो काफी पुअर माने जा सकते हैं, तो इस बात को लेकर भी डेफिनेटली इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बदलाव करना वो निवेशकों के लिए जरूरी रहेगा। और आने वाले समय में इसका फर्क और भी ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है कि यहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है, बट रेपो रेट आगे और बढ़ाने की गुंजाइश है। तो इसको लेकर आपको आपका जो पोर्टफोलियो, डेट पोर्टफोलियो है, हालांकि इसका फर्क आपके फिक्स डिपॉजिट पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ा है तो आने वाले समय में अगर बैंक्स इसको पास ऑन करेंगे अपने डिपॉजिटर्स को, तो एफडी का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वो शायद अच्छा होगा। लोन का रेट बढ़ेगा, वो शायद इन्वेस्टर्स को, वो बोरोवर्स को अच्छा नहीं लगेगा। और जहां तक म्यूचुअल फंड्स का सवाल है, वहां पर क्योंकि यील्ड बढ़ गई है तो इसका उनको थोड़े से पोर्टफोलियो में फर्क दिखाई देगा। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था पंकज जी, क्योंकि एक बार को ये सुन के लगता है कि अरे अब महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ब्याज दरें अचानक से बढ़ गई, अब मुझे अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने चाहिए। आपने भी कहा कि कुछ शायद आपको रीबैलेंस करने की ज़रूरत पड़े, पोर्टफोलियो को अपना ठीक करने की ज़रूरत पड़े। तो अगर हम समझना चाहें, और जैसा कि हम हर बार बात करते हैं, 3 अलग अलग तरह के लोगों की तरफ हम जाएं और 3 तरह के इन्वेस्टर्स की बात करें। एक जिसने अभी शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की,
एक जो पिछले कुछ 8, 10, 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है व्यक्ति, और एक जो रिटायरमेंट की तरफ अब बढ़ रहा है। अगर आप समझा सकें ये 3 कैटेगरी के लोग जो होते हैं उनको किस तरह से अब अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना चाहिए ताकि ये जो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट है इससे उन्हें नुकसान ना हो, बल्कि जैसा आपने कहा कि एफडी के रेट शायद बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई फायदा उठा पाए। बिल्कुल। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो मतलब आपके बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे में इसका जो असर होता है वो बेसिकली जितनी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होगी उतना ही इसका असर ज्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे में यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं, यानी कि मनी मार्केट, अगर फंड्स की बात करें तो मनी मार्केट फंड्स जिनकी अंडरलाइंग असेट की मैच्योरिटी 1 ईयर तक की होती है, इस तरह के फंड्स आपके पास है, मनी मार्केट है या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं, तो शायद उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर आप भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये शुरुआत है, अभी और भी शायद हम जून की मॉनेटरी पॉलिसी में और देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा रेट और रिवाइज हो सकता है, अपवर्ड रिवाइज हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह ये होगी, अगर आप 1 साल 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो पहले तो 1 साल के नजरिए से अगर करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन और साथ ही मनी मार्केट फंड्स को आप कंसिडर कीजिए। अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो ऐसे में फ्लोटिंग रेट फंड्स ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस तरह के फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि किसी भी पोर्टफोलियो में डेट का भी एलोकेशन होना चाहिए। तो चाहे आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मान लीजिए 10 साल का आपका नजरिया है और आपने अपने लॉन्ग टर्म 10 इयर्स वाला जो पोर्टफोलियो बनाया है, या जैसे आपने पूछा था कि कोई यंग इन्वेस्टर यदि इन्वेस्ट कर रहा है और वो अपने पोर्टफोलियो में डेट को शामिल करता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पर आप फिर चाहे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स हो या गिल्ड फंड हो, उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि वहां पर रेट चेंज होने का नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होगी अलग अलग टाइम की हो सकती है, यदि आप बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड फंड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर रेट रिवाइज होगा तो उसकी वजह से जो नए बॉन्ड्स बाय किए जाएंगे उनका कूपन भी पड़ेगा, जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो इसके लिए जैसा मैंने कहा, अगेन मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट टर्म है तो आप मनी मार्केट और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में कीजिए। अगर आप मिड टर्म के लिए करना चाह रहे हैं तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड फंड इस वक्त पर सही रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स या फिर एक लिमिट तक गिल्ड फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि आपका व्यू कैसा है, उस हिसाब से आप अपने इसमें चेंज करिए। शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उस हिसाब से आप प्लान करके चल सकते हैं। पंकज जी, एक बात और समझना चाहूँगा, अभी आपने भी ये बात कही और कई लोगों से हमने जब आज पॉलिसी आने के बाद, अनाउंसमेंट आने के बाद गवर्नर साहब के बातचीत की और पूछा तो सबने ये कहा कि अब यहाँ से तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही हैं। कई लोगों ने कहा कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे इस वित्त वर्ष में। एक सज्जन ने यहाँ तक कहा कि अगले 2 साल में 300 बेसिस पॉइंट यानी 3% तक की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। तो ये मान लिया जाए अब कि अब तो हायर इंटरेस्ट रेट का जो समय है वो आ रहा है। अब घर महंगे होंगे क्योंकि होम लोन महंगा हो जाएगा, घर खरीदना इसलिए महंगा हो जाएगा, गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि मेरे तो खर्चे बढ़ने वाले हैं, पर शायद उस रेट से मेरी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है। मेरी सैलरी बढ़ेगी जितनी भी रेट से बढ़ेगी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मुझे अब ऑल टुगेदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ही रिवाइज करना चाहिए? क्या मुझे अब लॉन्ग टर्म नजरिया जो मैं रखता हूं और निवेश करता हूं, क्योंकि अब हम अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट रिजीम से आगे बढ़ रहे हैं और अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे यहां से, तो क्या मुझे पूरी जो स्ट्रैटेजी है उसको फिर से देखना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये जानना होगा कि हम लोन की बात कर रहे हैं तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम थे तो आपकी क्योंकि ईएमआई कम आ रही थी, तो नए बोरोवर जो थे, जो नए कस्टमर्स थे, उन्होंने उस ईएमआई को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अमाउंट लोन ले लिया। अब ऐसे में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपकी ईएमआई तो नहीं बढ़ेगी, ईएमआई तो वही रहेगी, लेकिन आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। क्योंकि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं और आप ईएमआई वही पे कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, तो अगर वो 20 साल का लोन था, अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊं कि किसी का 20 साल का लोन हो और अभी भी लिया हो और अब आज जैसे कि 40 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़े हैं, तो आपका 20 साल का लोन 21.5 साल का हो जाएगा। तो अगर उसे आपको 20 साल में ही खत्म करना है तो सिंपल सा है कि आपको अपनी ईएमआई बढ़ानी होगी,
या फिर लमसम में कुछ पैसे आपको बैंक को रिपे करने होंगे, तभी आपका लोन जो है समय पर खत्म हो पाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन मैंने की 40 बेसिस पॉइंट की। जैसा आप बोल रहे हैं कि 3% तक रेट बढ़ सकता है, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वो जो 20 साल का लोन है, वो 25 साल से भी ज्यादा टेन्योर का हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसे में आपको थोड़ा-सा ईएमआई को बढ़ाना चाहिए, ताकि समय पर लोन पूरा हो सके। अब ईएमआई को बढ़ाना है, तो कहाँ से बढ़ेगी? या तो इनकम बढ़े या आपके खर्चे कम हो। तो इनकम बढ़ना इतना आसान नहीं होता है इमीडिएटली, सैलरी तो बढ़ेगी नहीं इमीडिएटली, जैसा आपने भी कहा। तो अपने खर्चे आपको कंट्रोल करने होंगे, थोड़े से खर्च खर्च मतलब आपको बजटिंग करनी होगी, ताकि आप थोड़ा पैसा और एक्स्ट्रा बचा सकें और आप थोड़ी-सी अपनी ईएमआई को बढ़ा सकें। बिल्कुल। तो क्या एक चीज़ और ये मानी जाए, आपने जैसे पहला भी कहा, आपने अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से बताया कि लोगों को कौन से फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं अब इक्विटीज़ शायद उतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रह गई हैं, उतने अच्छे रिटर्न की उम्मीद ना की जाए, शायद डेट की तरफ फोकस अगर मेरा बढ़े तो बेटर रिटर्न वहाँ मिलेंगे, ऐसा आपको लगता है, ऐसा पॉसिबल है? एसेट क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है। किसी वक्त पर डेट अच्छे रिटर्न देता है तो कभी इक्विटी अच्छे रिटर्न देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा हमने पाया है कि इक्विटी में ज्यादा पोटेंशियल है बेटर रिटर्न डिलीवर करने का। तो ऐसे में इक्विटी तो डेफिनेटली, अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी आपकी फर्स्ट चॉइस होनी ही चाहिए, लेकिन डेट को भी आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि अगर मार्केट में कोई बॉन्ड है, अब वही सेम क्वालिटी का बॉन्ड या सेम कॉर्पोरेट का बॉन्ड यदि हायर कूपन के साथ आता है, तो जो पुराना बॉन्ड है वो कम प्राइस पर ट्रेड होगा, वो मतलब कि डिस्काउंट के साथ सेल होगा, जिसका इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। वही बात आपके डेट पोर्टफोलियो में होगी। यदि आपके डेट पोर्टफोलियो में, यानी आपने डेट म्यूचुअल फंड बाय किया है, उसके पोर्टफोलियो में कोई बॉन्ड है और अगर फंड मैनेजर को वो बॉन्ड सेल करना पड़ रहा है क्योंकि रिडेम्पशन है, तो ऐसे में वहां पर वो डिस्काउंट पर सेल करना होगा, जिसका फर्क आपके एनएवी में पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है तो फर्क ज्यादा दिखाई देगा, अगर मैच्योरिटी शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो वो कम दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आपको ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो में ये बढ़ाना चाहिए, इसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा इमीडिएटली आपको। तो इसके लिए आपके असेट को अपने गोल के अकॉर्डिंग ही अलाइन कीजिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए डेट में करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, लेकिन आप चाहते हैं कि 70% आप इक्विटी में करें, लेकिन 30% आप डेट में करें। जो 30% लॉन्ग टर्म वाला डेट पोर्टफोलियो है, वहां पर उस तरह के फंड्स जैसे कि बैंक एंड पीएसयू डेट फंड या लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड जो है, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में तो इक्विटीज़ ने ही अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा दिया है, इसलिए फोकस वहाँ रहना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को रीजिक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक बार फिर देखिए, ईएमआईज़ की बात यहाँ पर पंकज जी जो बता रहे हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाएंगे। जो जो लोन 20 साल में ख़त्म होता था, अब वो 25 साल में ख़त्म होगा। ईएमआई शायद वही रहेगी, लेकिन आपके साल बढ़ जाएंगे। तो ये अब आप पर निर्भर करता है कि क्या आप अपनी ईएमआई बढ़ाकर उसको उसी समय पर तय समय सीमा में खत्म कर सकते हैं कि नहीं। पंकज जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कितना इम्पैक्ट पड़ता है महंगा ब्याज दरों का आपके पोर्टफोलियो पर और उसका कैसे आपको सामना करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा हमारी हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो अहम मुद्दा आज हमारे सामने है